चलो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लिखो बेसिक वेजेस और सैलरी, उसके बाद प्लस डियरनेस अलाउंसेस, उसके बाद बोनस, उसके बाद कमीशन, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए एम्प्लॉय लोग का इंश्योरेंस के लिए एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वो भी लेबर कॉस्ट में आएगा। उसके बाद कैंटीन सब्सिडी, फॉर एम्प्लॉइज वो भी आएगा। टोटल कर लीजिएगा, ये है टोटल लेबर कॉस्ट। अगर इंफॉर्मेशन पर मंथ का दे तो ये पूरा पर मंथ होगा। ठीक है, अब सुनो उसके बाद में अगर सवाल में पूछा लेबर कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट कीजिए तो क्या करना पड़ेगा हमें। ये हो गया कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, हमने टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब टाइम कैलकुलेट करेंगे। लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स, ये कैसे आएगा। टोटल टाइम, मान लीजिए एक महीना काम हुआ है, मतलब 1 मंथ में 25 डेज होता है। वर्किंग डेज कितना 25 डेज होता है, इनटू एक दिन का कितना होता है 8 आवर्स होता है, तो कितना हो गया 200 घंटा 200। अगर कुछ लीव है, पहले लीव माइनस कर दीजिएगा। छुट्टी में था, अगर 25 डेज काम हुआ है लेकिन कोई दिन छुट्टी में था, वो छुट्टी पहले माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो आएगा फिर यहाँ से माइनस कीजिए। क्या यहाँ से माइनस करना है, क्या माइनस करना, नॉर्मल आइडियल टाइम माइनस कर देना, नॉर्मल आइडियल टाइम माइनस कर देना। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर देना, जो आएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स, ये हुआ। उसके बाद लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर आवर के लिए क्या करना, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स, जो आएगा। ये लेबर कॉस्ट यहाँ पे आया था, टोटल लेबर कॉस्ट, और इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए।
तो लेबर कॉस्ट पर आवर अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स, डिवाइड कर देना, जो आएगा लेबर कॉस्ट पर आवर, 1 घंटा प्रति लेबर कॉस्ट कितना, ये आएगा। ठीक है, चलिए नोट लिखो, नोट लिखो, स्टार मार्क देकर नोट लिखो। एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। वैसा अगर मान लीजिए PF प्रोविडेंट फंड में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर PF में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का, तो वो लेबर कॉस्ट का पार्ट में जाएगा। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो लेबर कॉस्ट का पार्ट में नहीं जाएगा। एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज इज नॉट द पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय का अगर कंट्रीब्यूशन है लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। सर मैंने बोला जी सर, अगर क्वेश्चन में अगर दिया है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1%, तो क्वेश्चन में अगर दिया है तो भी नहीं लेना लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन के टाइम पे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं जाएगा। समझ में आया बात, क्योंकि लेबर कॉस्ट जो कैलकुलेट होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के कंटेक्स्ट में नहीं, एम्प्लॉय के कंटेक्स्ट में बेनिफिट कैलकुलेट होता है, एम्प्लॉय अपना बेनिफिट कितना मिला उसे। समझ में आया बात, ऐसा। चलिए ये खत्म हुआ। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, लिखो इंसेंटिव सिस्टम, लिखो, इसको मिटाते हैं, इंसेंटिव सिस्टम। चेक कर लेते हैं, बंद कर दो।